हेलो फ्रेंड्स। आज अपन सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड डिस्कस एग्जाम पॉइंट जो सी इंटर में अलग से टॉपिक नंबर 5 ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंस। ऐसे 240 में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि फ्रॉड के बारे में ऑडिटर हाउ रिस्पॉन्सिबल ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटी है फ्रॉड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉड को डिफाइन किया गया ऐसे 240 में, फ्रॉड इज ए इंटेंशनल एक्ट यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट होता है जिसमें चीटिंग डिवाइस का यूज करके अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज लेने की कोशिश की जाती है। लेकिन ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिट कंसर्न से हमको दो टाइप के फ्रॉड रेलिवेंट होंगे। दैट ऐसे फ्रॉड जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस और सच फ्रॉड इज टू टाइप। फर्स्ट इज द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड सेकंड वन इज द मिस अप्रोप्रिएशन। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई अमाउंट या डिस्क्लोजर में मिस स्टेटमेंट करना, एरर करना। पर्पज है टू रिसीव द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू मिसलीड द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट में या डिस्क्लोजर में या तो गलतियां करना या फिर ओमिशन करना। पर्पज है टू डिसीव द यूजर ऑफ फाइनेंशियल, दैट्स ए कॉल्ड द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हाउ टू कमिट द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? देयर इज वेरियस वे। The first one is the manipulation, falsification और अल्ट्रेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। मैनुपुलेट करना है, सेल नहीं हुई है, सेल को रिकॉर्ड कर लेना। फिक्टिशियस परचेज बुक करना, दैट्स ए मैनुपुलेशन। फॉल्सिफिकेशन। सेकेंड, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल का गलत यूज। एंड इंटेंशनल ओमिशन, जानबूझकर ओमिशन करना या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल। ये तीन मेन है। क्या क्या याद रखिएगा? मैनुपुलेशन, इंटेंशनल ओमिशन एंड मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल और पॉलिसी। अब उसके फर्दर एग्जांपल कि मैनुपुलेशन कैसे किया जाता है, लाइक फिक्टिशियस जर्नल एंट्री पास करना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड को अल्टर करना या कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को चेंज कर देना, एडवांस में रिकॉर्ड करना, डिले रिकॉर्ड करना या ओमिट कर देना टू रिकॉर्ड एनी इवेंट और ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल, इनअप्रोप्रिएट एजम्पशन लेना या जजमेंट को अपने हिसाब से चेंज कर देना, प्रोविजन बनाने के लिए, एस्टीमेट बनाने के लिए गलत एजम्पशन या चेंज करना जजमेंट। मैनेजमेंट अपने हिसाब से कोई भी जजमेंट ले, दैट्स ए कॉल्ड द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल। एंड सेकेंड वन इज द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। एग्जाम्पल इज द एम्बेजलमेंट ऑफ कैश रिसीव, कैश में चोरी करना, एंड पेमेंट करना अगेंस्ट नो गुड्स एंड सर्विस रिसीव। फिजिकल एसेट लाइक इन्वेंट्री या फिक्स एसेट को करना, चोरी करना। एंड यूजिंग द बिजनेस एसेट, कंपनी के एसेट को पर्सनल पर्पज में यूज करना। these ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द मिस अप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हाउ द अकाउंट्स, दैट मीन्स मैनुपुलेशन का पर्पज क्या होता है, क्यों अकाउंट मैनुपुलेट किया जाता है। तो चार एग्जाम्पल दिए गए पर्पज के। पर्पज ध्यान रखिएगा, ये पर्पज है कि मैनुपुलेट करने के क्या पर्पज होते हैं। पहला, टैक्स को अवॉइड करने के लिए, लाइक हमको प्रॉफिट कम करना है तो टैक्स कम करना है, प्रॉफिट कम करेंगे, एक्सपेंस फिक्टिशियस बुक करना चालू। नेक्स्ट इज द, हमको डिविडेंड डिक्लेयर करना है जबकि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, हम फिक्टिशियस इनकम शो। हमारे पास बहुत प्रॉफिट है, डिविडेंड को रोकना है तो हम एक्सपेंस बुक करेंगे, विथ होल्ड डिविडेंड। एंड रिसीविंग हायर रिमरेशन वेयर द रिमरेशन इज पेबल या बेस ऑन द प्रॉफिट, प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश, क्योंकि रिमरेशन डायरेक्टर लोग का बढ़ेगा। तो दैट्स ए ऑब्जेक्ट ऑफ द मैनुपुलेशन। और कैसे मैनुपुलेशन होता है, तो पूरा ट्रेडिंग अकाउंट याद रखना है, लाइक सेल फिक्टिशियस बुक करना या सेल को रिकॉर्ड नहीं करना, फिक्टिशियस परचेज या परचेज को सप्रेस कर देना, ओवर वैल्यूशन अंडर वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री, फिक्टिशियस एक्सपेंस बुक करना या ओमिशन ऑफ एक्रूड इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना, या फिर ऐसी इनकम जो लाइकली टू रिलाइज नहीं होने वाली उसको रिकॉर्ड करना, या चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रिन्यू एंड वाई, कैपिटल एसेट को पीएल अकाउंट में चार्ज करना एंड वाइस वर्सा। फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में कैश में कैसे फ्रॉड होता है, लाइक कैश पेमेंट को इन्फ्लेट करना,
मेकिंग फिक्टिशियस वाउचर का पेमेंट करना, या ऐसे वाउचर का पेमेंट करना जिसकी वाउचर की वैल्यू को इन्फ्लेट कर दिया गया है, लाइक वेजेस सीट में मैनिपुलेट करना डमी वर्कर इंक्लूड करके, ओवर कास्टिंग करना, पेटी कैश एक्स। कैश रिसीप में कैसे फ्रॉड होता है, लाइक टीमिंग एंड लेडिंग। ये फ्रॉड जो है बेसिकली कस्टमर लेजर में होता है कि एक कस्टमर से पैसा मिला, उसके पैसे को मिस अप्रोप्रिएट कर लिया गया, अनदर कस्टमर से पैसा मिला, उसको फर्स्ट कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया, और साल भर ये प्रैक्टिस फॉलो की गई, जिससे कोई भी अकाउंट कस्टमर का ओवर ड्यू नहीं रहा ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स ए कॉल्ड द टीमिंग एंड लेडिंग। नेक्स्ट इज द अनऑथोराइज डिस्काउंट देना, अनऑथोराइज रिबेट है, जबकि कस्टमर ने पेमेंट कर दिया था लेकिन आपने उसके अकाउंट में डिस्काउंट और रिबेट शो। नेक्स्ट, गुड डेट्स को राइट ऑफ करके बाद में रिकवरी जब हुई तो मिस अप्रोप्रिएट कर लेना। कैश सेल को अकाउंट फॉर नहीं करना, मिसलेनियस रिसिप्ट को अकाउंट फॉर नहीं करना, या एसेट को इंटायरली राइटिंग ऑफ कर देना, राइट डाउन कर देना, और बाद में सब्सिक्वेंट उसे करके पैसे को मिस अप्रोप्रिएट। अब आता है वो इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। तो बेटा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमेशा है ना प्रिवेंट और डिटेक्ट करने की, वो मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए मैनेजमेंट को कल्चर क्रिएट करना होगा ऑनेस्टी का वर्किंग इन्वायरमेंट में, और एथिकल बिहेवियर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल। इन सब के थ्रू मैनेजमेंट फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट कर सकती है। अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है एज पर एस ए 200 टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस whether caused by the fraud or error, and for this purpose the auditor shall, ये assurance देने के लिए auditor shall maintain attitude of professional skepticism fine under asset। बट ऑडिट में ओवर इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। देयर इज ए सम अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर इवन दो द ऑडिट इज प्रॉपरली प्लान एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द एसेट। Further, risk of non-detecting a material misstatement resulting from fraud is greater than one resulting from the error. This is because fraud involves the sophisticated technique, carefully organized scheme such as forgery. Further, risk of non-detection of material misstatement resulting from the management fraud is greater than the employee fraud, since management is in the position to manipulate the accounting record and can present the fraudulent financial report. तो बेटा इसकी समरी यही हुई कि बेटा कि फाइनेंशियल ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। देयर इज ए अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिस स्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर इवन दो द ऑडिट हैज बीन प्रॉपरली प्लान एंड परफॉर्म। फर्दर, रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड आर हाई देन द वन फ्रॉम मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द एरर, क्योंकि फ्रॉड वेल कंसील करके किए जाते हैं, सॉफिस्टिकेटेड प्लान करके किए जाते हैं। And last one is the risk of non-detection of misstatement from the management fraud is greater than the employee fraud, क्योंकि मैनेजमेंट कभी अकाउंट को मैनिपुलेट कर सकती है एंड कैन प्रेजेंट द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनली, ऑडिटर कब रिस्पॉन्सिबल हो सकता है फ्रॉड के लिए? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको मैनेजमेंट के लिख कर आना है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल तभी रहेगा जब प्रूफ हो जाता है कि ऑडिटर ने नेग्लिजेंसी से काम किया है, नॉट एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड स्किल। ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशन ही ऑडिटर को बचाएगी, क्योंकि ऑडिट में ऑडिटर हर गलतियों को डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो फाइनली अगर ऑडिटर अपने डॉक्यूमेंट से, वर्किंग पेपर से ये प्रूफ कर देता है कि उसने प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किए, सभी ऐसे का कंप्लायंस किया है, प्रॉपर स्किल एंड ड्यू केयर एक्सरसाइज किया है, तो ऑडिटर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट इज द कभी कभी ऑडिटर अनेबल, ऑडिटर को लग रहा है कि मैं ऑडिट इंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे इतने बड़े बड़े फ्रॉड लग रहे हैं या सस्पेक्ट लग रहा है फ्रॉड होने का कि मेरे को ओपिनियन देना सही नहीं रहेगा। तो ऑडिटर अनेबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट, ऑडिटर कंसिडर द लीगल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग वेयर देयर इज ए रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू द पर्सन इन सम केस टू द वो हैज अपॉइंट और इन सम केस टू द रेगुलेटरी बॉडी। यानी ऑडिटर देखेगा कि क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या इन सरकम फ्रॉड के बारे में कहीं पर बताने की, अगर है तो ऑडिटर बताएगा, उस फ्रॉड के बारे में कम्युनिकेट करेगा। एंड कंसीडर पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉल, यानी कि क्या विड्रॉ करना पॉसिबल है क्या, और अगर ऑडिटर डिसाइड करता है कि यस विड्रॉ कर देना चाहिए तो ऑडिटर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेगा रीजन ऑफ विड्रॉल विद द मैनेजमेंट एंड TCWG and consider the legal and professional responsibility whether there is requirement to report to the person
who has made appointment or TCWG or in some case to the regulatory body about the reason of withdrawal and reason of such withdrawal. नेक्स्ट, फ्रॉड होने के रीजन क्या होते हैं, क्यों कंपनी में फ्रॉड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है? तो बेटा फ्रॉड का रीजन होने के रीजन होते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होना। फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या होता है बेटा? कंपनी में ऐसी इवेंट और कंडीशन प्रेजेंट है, कंपनी में ऐसी इवेंट हो रही है, ऐसी कंडीशन प्रेजेंट है दैट इंडिकेट दैट इन इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट द फ्रॉड, या वो इवेंट या वो कंडीशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है टू कमिट द फ्रॉड। यानी कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर तीन टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से दो टाइप के फ्रॉड होते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है और मिस अप्रोप्रिएशन। इसके पीछे तीन रीजन होते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर। पहला इंसेंटिव प्रेशर, सेकंड वन इज द अपॉर्चुनिटी एंड थर्ड वन इज द रेशनलाइजेशन दैट मीन्स एटीट्यूड। अब बेटा इंसेंटिव, इसको आपको एक न्यूमेनिक से याद रखना है। पहला न्यूमेनिक इंसेंटिव ऑन प्रेशर। इंसेंटिव प्रेशर का मतलब कि मैनेजमेंट पर एक प्रेशर है, मैनेजमेंट पर शेयर होल्डर का प्रेशर है, आउटसाइड अथॉरिटी का प्रेशर लाइक बैंक का प्रेशर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेबल रहना है और मैनेजमेंट को प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट भी मेंटेन करना है। ये इसको थ्रेट हो सकता है, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है, थ्रेट हो सकता है, इफेक्ट हो सकती है ड्यू टू इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और एंटिटी ऑपरेटिंग कर तीन रीजन की वजह से, इकोनॉमिक कंट्री की, इंडस्ट्री की पोजीशन और खुद एंटिटी की जो ऑपरेटिंग कंडीशन है उसको देखते हुए कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पर थ्रेटन हो सकता है। एग्जांपल, और इसको आपको याद रखना है, C2 डॉक्टर, जिसमें TO साइलेंट रहेगा। C का मतलब है बेटा हाई कंपटीशन, बहुत मार्केट में कंपटीशन बढ़, अब प्रॉफिट कम होते जाए, ये थ्रेट। अब आप फिक्टिशियस इनकम बुक कर को प्रॉफिट मेंटेन। सेकेंड, रैपिड चेंज, कंपनी जिस बिजनेस में इंगेज है उसमें बार बार चेंज, लाइक टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, प्रोडक्ट इंटरेस्ट रेट चेंज, तो ये C2 हो गया। फिर D का मतलब सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, कस्टमर डिमांड बहुत कम हो गई, बिजनेस फेल्योर होने लगा। O का मतलब ऑपरेटिंग लॉसेस, कंपनी को बिजनेस से लॉस हो रहे हैं। C निगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निगेटिव कैश फ्लो हो रहे हैं। और लास्ट R का मतलब है न्यू अकाउंटिंग रेगुलेटरी, लाइक RBI ने बैंकिंग सेक्टर में प्रोविजन के रेट बढ़ा दिए, प्रोविजन के रेट बढ़ा देंगे तो हमारा लॉस बढ़ जाएगा, न्यू अकाउंटिंग है। नेक्स्ट वन इज द अपॉर्चुनिटी, जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, एंटिटी ऑपरेटिंग कर वाइड अपॉर्चुनिटी टू कंपनी टू इंगेज द फ्रॉडुलेंट फाइनेंस। इसका भी एक न्यूमेनिक से आपको याद रखना है, T2 ट्रेड, जिससे चार एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। T2 RAD, D साइलेंट रहेगा, ठीक, यानी कि इसमें चार एग्जांपल आपके सफी। पहला T2 का मतलब है दो बार T, ट्रांजेक्शन्स, कंपनी में सिग्निफिकेंट अनयूजुअल कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हो, स्पेसिफिक क्लोज एट द एंड ऑफ द। सेकेंड, कंपनी की जो बैंक अकाउंट है, सब्सिडरी है या ब्रांचेस है, टैक्स हैविंग जुरिडिक्शन में, ऐसी कंट्री जहाँ पर टैक्स नहीं लगता या बहुत कम टैक्स रेट, जिसका कंपनी के बिजनेस से कोई जस्टिफिकेशन, ब्रांच वहाँ पर होना बिजनेस से कोई लेना देना, कंपनी ने ऐसे ही ब्रांच ओपन कर दी, तो ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि कंपनी कभी भी उस ब्रांच के थ्रू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल। तो T दो बार हो गया, पहला कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, और सेकेंड टैक्स हैविंग जुरिडिक्शन में कंपनी की ब्रांचेस है, सब्सिडी। फिर बेटा R, कंपनी के यहाँ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, नॉट इन द ऑर्डिनरी बिजनेस, बहुत बड़े बड़े। और लास्ट A का मतलब है बेटा एसेट, लाइबिलिटी, रिवेन्यू, एक्सपेंस, जो कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी एसेट है जिसको एस्टिमेट बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाए, उसकी एस्टिमेट वैल्यू को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो कभी भी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किया जा सकता है। तो ये चार एग्जांपल आप सफिशिएंट रहेंगे, T2 RA। नेक्स्ट इज द रेशनलाइजेशन, दैट मीन्स एटीट्यूड, मैनेजमेंट का एटीट्यूड, मैनेजमेंट का बिहेवियर, मैनेजमेंट का अनएथिकल एक्ट इंडिकेट करता है कि कंपनी में कभी भी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो। इसका भी एक न्यूमेनिक है बेटा, लीडर, जिसमें R साइलेंट रहेगा। पांच एग्जांपल अपन यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं।
पहला एल का मतलब है नॉन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ, यानी कि मेरे को हिस्ट्री पता है कंपनी में हमेशा लॉ का, मतलब मैनेजमेंट कभी भी लॉ को इंपॉर्टेंस नहीं देती, यानी कि कभी भी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट या मैनेजमेंट के अगेंस्ट में कंप्लेन कोर्ट में चल रही है फ्रॉड के, वायलेशन ऑफ लॉ के, तो नॉन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड अदर लॉ। ई का मतलब एक्सेसिव इंटरेस्ट टेकन बाय द मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द स्टॉक प्राइस और अर्निंग। मैनेजमेंट के पास बहुत शेयर पड़े हैं कंपनी के, और शेयर के रेट कब बढ़ेंगे, जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो मैनेजमेंट प्रॉफिट बढ़ाने के लिए फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक्सेसिव अर्निंग। ए का मतलब यहाँ पर नो एक्शन कर लीजिएगा, नो एक्शन टेकन बाय द मैनेजमेंट टू करेक्ट द नोन वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मतलब आईसीएस में बहुत वीकनेस मिली है, मैनेजमेंट उसको करेक्ट नहीं कर रही है। नेक्स्ट डी का मतलब एक नया पॉइंट ऐड करना है, नो डिस्टिंक्शन टू रिकॉग्नाइज एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस नेचर एंड पर्सनल एक्सपेंडिचर। मैनेजमेंट जब इच्छा होती है बिजनेस एक्सपेंडिचर को पर्सनल में रिकॉर्ड कर लेती है और पर्सनल एक्सपेंडिचर को बिजनेस में रिकॉर्ड कर लेती है, तो नो डिस्टिंक्शन टू रिकॉग्नाइज expenses of business nature and personal nature। तो बेटा ये लीडर से आपके 5 पॉइंट बन जाते हैं। एल का मतलब सिग्निफिकेंट नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ। ई का मतलब एक्सेसिव इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट टू अर्निंग। ए का मतलब है नो एक्शन टेकन बाय द मैनेजमेंट टू करेक्ट द नोन वीकनेस। ई का मतलब नो डिस्टिंक्शन। और ई का मतलब एक और है, इनअप्रोप्रिएट मीन्स टू मिनिमाइज रिपोर्टेड अर्निंग फॉर टैक्स मोड। मैनेजमेंट एक्सेसिव इंटरेस्ट ले रही है, इनअप्रोप्रिएट मीन्स का यूज कर रही है टू मिनिमाइज द रिपोर्टेड अर्निंग। ई का मतलब रिपोर्टेड अर्निंग मतलब प्रॉफिट को कम करने के लिए मैनेजमेंट इनअप्रोप्रिएट मीन्स लाइक फिक्टिशियस एक्सपेंस बुक करना, कुछ भी प्रोविजन बना लेना प्रॉफिट को कम करना, तो डेट्स ए रेशनलाइजेशन। अब सेम 3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर की वजह से मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो सकता है। पहला इंसेंटिव एंड प्रेशर। पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन may create pressure on the management or employee to assess the cash or other asset to misappropriate those assets। मतलब मैनेजमेंट पर पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या एम्प्लॉय पर पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ गया, जिससे कि उसमें प्रेशर आ गया कि वो कंपनी में चोरी। और सेकेंड रीजन है एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी एंड एम्प्लॉय, यानी कि कंपनी के एम्प्लॉय और एंटिटी के बीच में एडवर्स रिलेशनशिप हो गई, जिसकी वजह से एम्प्लॉय लोग चोरी करने की संभावना बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एडवर्स रिलेशनशिप कैसे क्रिएट हो सकती है, लाइक एम्प्लॉय लोग को पता है कि हमको मैनेजमेंट कभी भी ले ऑफ करने वाली है। नेक्स्ट इज द कि मैनेजमेंट चेंज रिसेंट या एंटी चेंज करने वाली, एम्प्लॉय कंपनी बेनिफिट लाइक सैलरी को कम करने वाली, या फिर कंपनी के एम्प्लॉय को जो प्रमोशन या रिवार्ड मिला इनकंसिस्टेंट है विद देयर एक्सपेक्टेशन, उनकी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम है, तो इससे उनमें एडवर्स रिलेशनशिप क्रिएट होगी एंटिटी के साथ और वो फिर मिस अप्रोप्रिएट लीड कर। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुछ कंपनी के ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होती है या सर्कमस्टेंसेस ऐसे मौजूद होते हैं एसेट की, इस नेचर की एसेट कंपनी में ज़्यादा है विच लीड टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। लाइक कंपनी में लार्ज अमाउंट ऑफ कैश हैंडल होता है, लाइक कंपनी का इन्वेंट्री आइटम बहुत स्मॉल साइज की हाई वैल्यू की है, हैवी डिमांड है, ईजी कन्वर्टिबल एसेट है कंपनी, कभी भी कैश में कन्वर्ट हो सकती है। फिक्स एसेट स्मॉल साइज की मार्केटेबल है, लैक ऑफ ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑनरशिप। और इन एडवी कंपनी ने कंट्रोल नहीं रखा है ओवर द फिक्स एसेट के बारे में, जिससे कि चांसेस बढ़ जाएंगे मिस अप्रोप्रिएशन होने के एसेट में। इन एडवोकेट इंटरनल कंट्रोल कुछ एग्जांपल याद रखिएगा, लाइक कंपनी के यहाँ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, कंपनी के यहाँ रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है एसेट के बारे में, कंपनी के यहाँ अथोराइजेशन का सिस्टम नहीं है, परचेज करने के लिए कोई अथोराइजेशन नहीं लिया जाता है, फिजिकल सेफगार्ड के बारे में कोई कंट्रोल नहीं है, कंपनी एसेट का कोई रिकन्सिलेशन नहीं कर रही है, डॉक्यूमेंट नहीं है एसेट के बारे में। ये सभी एग्जांपल है इन एडवोकेट इंटरनल कंट्रोल। एंड लास्ट वन इज द रेशनलाइजेशन, लाइक टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट। मैनेजमेंट बियर कर लेती है छोटी मोटी चोरी, आज छोटी मोटी चोरी किसी एक दिन बहुत बड़ा फ्रॉड स्कैम कर जाएगी,
नेक्स्ट, चेंज इन द बिहेवियर और लाइफ स्टाइल दैट इंडिकेट दैट बहुत बड़ी एसेट मिस अप्रोप्रिएट, कंपनी के एम्प्लॉई या मैनेजमेंट का बिहेवियर चेंज हो गया, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। नेक्स्ट, बिहेवियर डिस इंडिकेट डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द डिसप्लेजर और डिससेट विद द एंटिटी और इट्स ट्रीटमेंट ऑफ, मतलब एम्प्लॉय लोग का बिहेवियर से ये लग रहा है कि एम्प्लॉय लोग डिससेटिस्फाई कंपनी के ट्रीटमेंट से और नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट नोन इंटरनल कंट्रोल वीकनेस को करेक्ट नहीं कर रही है, उनको पता है कि यहाँ पर कंट्रोल वीक है, कभी भी चोरी की जा सकती है, मैनेजमेंट उसे फिर भी करेक्ट नहीं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द रेशलाइज। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट सर्कमस्टेंसेस दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिकेट दैट कि फ्रॉड हो चुका है, पॉसिबिलिटी है फ्रॉड हो चुका। देयर आर द 4 एग्जांपल दैट इंडिकेट दैट फ्रॉड मे बी या पॉसिबल फ्रॉड हो चुका। द फर्स्ट वन इज द डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मतलब कंपनी के ऑडिटर ऑडिट करने गया, उसके बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी। किस टाइप की डिस्क्रिपेंसी? लाइक कंपनी के यहाँ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, टाइमली रिकॉर्ड नहीं हो रहे, अनसपोर्टेड अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन हो रहे हैं कंपनी के, लास्ट मिनट हैवी बहुत बड़ा एडजस्टमेंट किया जा रहा है प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट को बढ़ाने कम करने। और मुझे एविडेंस मिले हैं कि रात को 2 बजे कोई सिस्टम को असेस कर रहा है अनऑथोराइज, जो उसके पास पावर नहीं था सॉफ्टवेयर को असेस करने का, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, लाइक मैनेजमेंट अनयूजुअल टाइम प्रेशर इम्पोज कर रही है ऑडिटर पर टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स इशू। लाइक सेकेंड एग्जाम्पल, कंप्लेन बाय द मैनेजमेंट अबाउट द कंडक्ट ऑफ ऑडिट, मैनेजमेंट ना TCWG से हायर अथॉरिटी से कंप्लेन कर रही है कि ऑडिटर बहुत परेशान कर रहा है, बहुत डिटेल में ऑडिट कर रहा है। अनयूजुअल डिले, मैनेजमेंट ऑडिटर को टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, मैनेजमेंट डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जबकि ऑडिटर ने 2-3 बार रिक्वेस्ट कर दिया कि आप इस मैटर को अच्छे से डिस्क्लोज करिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मैनेजमेंट वीकनेस, आइडेंटिफाई वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल को रिजॉल्व नहीं कर रही है, एड्रेस नहीं कर। नेक्स्ट, तीसरा रीजन, कॉन्फ्लिक्टिंग एंड मिसिंग एविडेंस, लाइक कंपनी के यहाँ डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, डॉक्यूमेंट अल्टर दिख रहे हैं, चेंज किए गए हैं, फोटो कॉपी अवेलेबल है, ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, नहीं है, रिकंसिलेशन में अनएक्सप्लेन आइटम है, इनकंसिस्टेंट रिस्पांस मिल रहा है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय से, जो कंफर्मेशन का रिस्पांस आया और जो एंटिटी के रिकॉर्ड में बैलेंस है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस मिल रहा है, या रिस्पांस कंफर्मेशन का बहुत ज़्यादा आ रहा है या बहुत कम रिस्पांस आ रहा है, तो ये सब इंडिकेटर है कि फ्रॉड हो चुका है। लास्ट वन इज द अदर, लाइक मैनेजमेंट ऑडिटर को मीट नहीं करने दे रही है, मीटिंग नहीं करने दे रही है TC। सेकेंड, अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी फॉलो कर रहे हैं जो कि पूरी इंडस्ट्री से वेरी है, फ्रिक्वेंट चेंज कर रही है कंपनी अकाउंटिंग एस्टीमेट, जबकि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है चेंज। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द अदर इंडिकेटर। तो 4 इंडिकेटर बेटा, डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, थर्ड कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग, और फोर्थ इज द अदर इंडिकेटर। And last one is the auditor responsibility to report to central government about the fraud under section 143 subsection 12 of कंपनी है। जब भी ऑडिटर को अगर फ्रॉड मिलता है 1 करोड़ या उससे अधिक का, और ये फ्रॉड अगर कंपनी पर हुआ है और कंपनी के एम्प्लॉय ने किया है, कंपनी की मैनेजमेंट ने किया है, आउटसाइडर ने नहीं, कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय ने, तो ऑडिटर की ड्यूटी है कि 2 दिन के अंदर उस फ्रॉड के बारे में बोर्ड और ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगी और उनसे रिप्लाई लेगा ऑडिटर विद इन 45 डेज। अगर रिप्लाई मिल जाता है तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट ADT 4 में अलॉन्ग विद बोर्ड का रिप्लाई एंड एज वेल एज ऑडिटर का कमेंट ऑन बोर्ड रिप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा विद इन 15 डेज। और अगर कोई रिप्लाई 45 डेज के अंदर नहीं आया तो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट प्लस एक स्टेटमेंट कि बोर्ड से मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देगा। और अगर फ्रॉड अमाउंट लेस देन 1 करोड़ रुपीज़ है तो इस केस में ऑडिटर केवल बोर्ड और ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगा विद इन 2 डेज, और बोर्ड की ड्यूटी है कि बोर्ड उस फ्रॉड का फुल डिस्क्लोजर देगी इन द बोर्ड रिपोर्ट में, लाइक नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट, पार्टी इन्वॉल्व इफ नो रेमेडियल एक्शन टेकन, और रेमेडी एक्शन टेकन, अगर कुछ रेमेडियल एक्शन लिया गया है तो वो बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज। अगर ऑडिटर फ्रॉड की रिपोर्ट करने में फेल हो जाता है तो ऑडिटर पर, अगर लिस्टेड कंपनी है तो ऑडिटर पर 5 लाख की पेनल्टी है, और अगर अदर कंपनी है तो ऑडिटर पर 1 लाख रुपए की पेनल्टी अट्रैक्ट हो सकती है।
फर्दर बेटा कारों में भी फ्रॉड की रिपोर्टिंग होती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है ऑडिटर का। वहाँ पर हर टाइप के फ्रॉड रिपोर्ट होंगे, चाहे वो फ्रॉड कंपनी ने किया हो, चाहे कंपनी के ऊपर हुआ हो, किसी ने भी वो फ्रॉड किया हो, ऑडिटर को उस फ्रॉड की रिपोर्टिंग होगी।